अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर देंगे वो है कि आखिरी जो कोशिशें जारी हैं इस वक्त, एक आखिरी जो जैसे कहते हैं ना, आप कहने की लड़ाई लड़ी जा रही है कि इलेक्शन को आगे ले जाया जा सके। उस सिलसिले में क्या अब एक ज़ोर लगाया जा रहा है, इसके ऊपर आपको बताएंगे कुछ अंदर की खबरें। तो देखिए, आपको मालूम है आज इलेक्शन कमीशन ने वैसे तो जो हतमी फहरिस्त है वो जारी कर दी है नई हल्का बंदियों के बाद कौमी असम्बली के हलकों की। और उस लिहाज से तो अब कोई जिसे कहते हैं इबहम बाकी नहीं रहना चाहिए। एक वो इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा, उम्मीद है 5 दिसंबर तक। और उसके बाद फिर उसके मुताबिक कैंपेन शुरू होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन क्या वो जो कैंपेन शुरू होनी है, वो जो सब कुछ होना है, उसके मुताबिक क्या वाकई ही इलेक्शन भी हो जाने हैं 8 फरवरी को? इस पर क्वेश्चन मार्क बाकी है। और उसके लिए जो पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। अब बताए, अभी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पपेट मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ को लेकर एक गल्फ का एक बड़ा हंगामी सा दौरा किया है। उसमें कुछ MOUs साइन हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हम आपको बता दें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब बैक इन 2017-18 के ज़माने में जब DGMI थे, तो जो UAE के जो रूलर हैं मोहम्मद बिन जैद, उनसे इनके उस ज़माने के ज़ाती मरासिम हैं और वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छे मरासिम हैं। और जो मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो उनकी ताहियात नाअहली का सबब जो इकामा बना था, जो UAE का था, और जो मियाँ नवाज शरीफ अपने बेटे हुसैन नवाज़ की कंपनी में एक कागजी कार्रवाई के लिए एक एम्प्लॉयर शो किए गए थे ताकि उनको बार बार वीज़ा ना लेना पड़े। और लेकिन उसी इकामे को जवाज़ बनाकर मियाँ नवाज शरीफ साहब को लाइफ टाइम डिसक्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि ना तो वो उस इकामे के बदले में कोई सैलरी विड्रॉ कर रहे थे, ना कोई बेनिफिट ले रहे थे, ना कुछ। लेकिन ज़ाहिर बात है उस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह मुतहरिक थी मियाँ नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए। और उसमें वो सब मोहरे सबके सामने है, जनरल कमर जद बाजवा क्या, तो JIT क्या, तो जनरल फैज़ हमीद क्या, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन आपको मालूम है वो इकामा कौन लाया था UAE से? वो मौजूदा आर्मी चीफ और उस वक्त के DGMI मेजर जनरल आसिम मुनीर लाए थे। और वो इसी वजह से लाए थे कि उनके ज़ाती मरासिम थे UAE की रूलिंग फैमिली से। और उसमें एक वजह यह भी थी कि UAE मियाँ नवाज शरीफ साहब से सख्त नाराज़ था, क्योंकि जब यमन से सऊदी अरब और UAE ने महाज खोला तो उसके लिए पाकिस्तान से फ़ौज का मुतालबा किया गया, जो कि मियाँ नवाज शरीफ पहली दफ़ा तो ज़ाहिर बात है उन्होंने पार्लियामेंट मामला लेके गए, वहाँ पर उन्होंने खेल खाल के आना कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये एडवाइस दी थी कि फ़ौज मत भेजिए आप यमन में। और उससे पाकिस्तान में जो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन है, जो शिया सुन्नी वाली, वो एक्टिव हो जाएंगी। तो अब उसका रास्ता मियाँ नवाज शरीफ ने ये निकाला कि उन्होंने मामला पार्लियामेंट में ले गए, और पार्लियामेंट ने जब फ़ौज भेजने से इनकार कर दिया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस चीज़ को पोजीशन बनाते हुए अपने ब्रदर अरब ममालिक से जिनसे कि उनके अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने कहा कि हम फ़ौज नहीं भेज सकते। तो उस वक्त अगर आपको याद हो तो UAE के फॉरेन मिनिस्टर ने तमाम सफारती आदाब को बालाए ताक रखते हुए स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि ये हम कभी नहीं भूलेंगे कि ये जो पाकिस्तान ने फ़ौज नहीं दी और फिर ये हमारे एलाए कैसे हैं और हमसे उम्मीद कैसे रखते हैं मदद की मुश्किल वक्त में।
तो यूएई नाराज था सख्त। तो यूएई भी मियां नवाज शरीफ साहब से स्कोर सेटल करना चाहता था। जनरल आसिम मुनीर के वहाँ पर ज़ाती ताल्लुकात भी अच्छे थे, तो यूएई ने वो इकामा निकाल के पकड़ा दिया और वो इकामा जनरल आसिम मुनीर मुल्क ले आए और फिर वो जेआईटी को थमाया गया और जेआईटी ने पकड़ के वो सुप्रीम कोर्ट को थमाया और सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को उस इकामे को जवाज बनाकर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये एक हिस्ट्री है जनरल आसिम मुनीर के यूएई से ज़ाती ताल्लुकात की। सो ऐसे में उनका यूएई जाना, यूएई से बातचीत करना इज़ नॉट समथिंग सरप्राइजिंग। इवन के मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको जब प्राइम मिनिस्टर थे तो यूएई भेजा था। अब वो यूएई गए हैं, उन्होंने ये एमओयू साइन किए हैं 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के। इसी तरह वो कुवैत भी गए हैं, वहाँ पर भी वो कुछ अरब डॉलर की एमओयू साइन करके आए हैं। सऊदी अरब से भी कुछ इसी किस्म का इम्कान है आने वाले दिनों में सामने। ये वो डेस्परेट मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं, ये जहन में रखते हुए कि अगर किसी भी तरह से ये सरमायाकारी मटेरियलाइज हो जाए या इसमें से कुछ भी पोर्शन पाकिस्तान को मिल जाए डॉलर्स की सूरत में भी, जो जिसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अगर 4 से 5 अरब डॉलर आ जाएं तो उसमें ये होगा कि पाकिस्तान को एक ऐसा कुशन मिल जाएगा इकॉनमी को कि जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास ये जवाब आ जाएगा कि अभी ये चीज़ें चल पड़ी हैं तो इनको चलने दिया जाए। तो उस बुनियाद पर हमें इलेक्शन को आगे ले जाने दिया जाए। ये वो खेल है जो खेला जा रहा है। इसमें जो स्टॉक मार्केट भी जो ऊपर गई हुई है, मैं पहले से कह रहा हूँ ये फेक है सारा, ऐसा नहीं हो रहा। अब दूसरी तरफ आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का भी वक्त आने जा रहा है और जब वो अदायगियों का वक्त आएगा तो पाकिस्तान में डॉलर पर दोबारा से दबाव आएगा, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स पर दोबारा दबाव आएगा। और ज़रा ये कह रहे हैं कि जनवरी तक आप देखेंगे कि दोबारा से रुपए की कदर गिरने लगेगी और डॉलर की ऊपर जाने लगेगी। तो उस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश की जा रही है कि इस वक्त अगर ये कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ जो पेचीदगियों की बायस है वो ये है कि ये एक तो पैसे मिलने का इम्कान भी अभी तक बहुत, जिसे कहते हैं कोई उसकी यकीन दहानी नहीं है, अनसर्टेनिटी है उसकी तरफ। दूसरी जो अनसर्टेनिटी है वो ये है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास रोड मैप नहीं है कि अगर वो इलेक्शन डिले करेंगे भी तो वो क्या अचीव कर सकते हैं सिवाय इसके कि इमरान खान साहब के रास्ता रोकने की कोशिशों के, जो कि बुनियादी वजह बनी हुई है। लेकिन इसमें जो हमें सेंस मिली है, जो ज़राए दावा करते हैं, वो ये है कि फौज के अंदर भी हाउस डिवाइडेड है इलेक्शन आगे ले जाने पर और इन माशी इकदामात पर। तो उसमें ये एक इजी रास्ता नहीं बताया जा रहा जनरल आसिम मुनीर के लिए, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, कि वो इन इलेक्शंस को आगे ले जाएं तो उनको पूरे इदारे की भी उस तरह की कंसेंट हासिल है। पहली इसमें प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये पैसा आता भी है कि नहीं, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं कि क्या वो कंसेंट देते हैं कि नहीं। अब उसके लिए आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से लोग एक्टिव तो हैं, और एक उसमें नाम जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब का भी है, लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो DGI हैं, कि उनके अपने ओहदे पर रहने की एक बुनियादी वजह जो उनको एक्सटेंशन मिली है वो ये भी है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को देखना है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसमें अब
देखना है कि ये इलेक्शन कैसे आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और उस अटेम्प्ट का क्या रिएक्शन आता है। तो ये एक ऐसी, जिसे कहते हैं ना, वो मुश्किल रास्ता है। और फिर चौथा एक फैक्टर ये भी है कि आईएमएफ, क्या आईएमएफ इसको अलाउ करेगा, ये भी एक बड़ा ट्रिकी है। अभी तक जो आईएमएफ की पोजीशन है वो बहुत क्लियर है कि आपने हर हाल में इस 9 माह के पीरियड के बीच में जो उन्होंने पाकिस्तान को एक स्टैंड बाय प्रोग्राम दिया है, इलेक्शन करवाने हैं। तो वो 9 माह मार्च में ख़त्म हो रहे हैं, तो आपको जो भी करना है उस पीरियड के एक्सपायर होने से पहले करना है। और अगर आप उस इलेक्शन को आगे लेके जाते हैं तो हो सकता है आईएमएफ अपनी तीसरी किस्त रोक लेगा, जो कि पाकिस्तान को मार्च में मिलनी है। जो कि पाकिस्तान को ये कहा गया है कि वो जो नई मुंतखब हुकूमत आएगी उसको वो किस्त दी जाएगी, ताकि वो उस किस्त को ले ले और उस दौरान उसको पीरियड मिल जाए कि वो आईएमएफ के साथ एक नया प्रोग्राम साइन करने के लिए अपने अहदाफ तय कर ले, अपना जो भी उसने करना है, और आईएमएफ से एक नया प्रोग्राम निगोशिएट कर ले। तो अगर ये इलेक्शन आगे ले जाएंगे तो फिर ये आईएमएफ का भी देखने वाला होगा कि क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये ममालिक क्या पाकिस्तानी फ़ौज के साथ ऑन बोर्ड होंगे कि इलेक्शन आगे ले जाए जाएँ। अगर ये ममालिक ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो आईएमएफ यकीनन वो किस्त रोक लेगा, और अगर वो किस्त रोक लेगा तो फिर ये जो अरब ममालिक हैं, ये पहले भी हमें ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है, कतरी कहते हैं, यूएई कहता है कि आप हमसे अगर पैसे लेना चाहते हैं तो हम अगर अपने अवाम से टैक्स ले रहे हैं तो आप भी अपने अवाम से टैक्स लें, हमसे हमेशा पैसे ना मांगें। तो वो टैक्स लेने की कंडीशंस आईएमएफ ने दी हुई हैं। तो अगर हम आईएमएफ प्रोग्राम से विड्रॉ कर देते हैं तो हमारा वो सिस्टम तमाम रुक जाता है। तो ये ममालिक भी जो ये 25-25 अरब डॉलर के हम एमओयू साइन करते जा रहे हैं या कुछ करते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें उधर भी खटाई में पड़ जाएंगी, तो वो चल नहीं पाएंगे। तो ये जो 4 वजूहात हैं, यानी कि आईएमएफ प्रोग्राम, दोस्त मुल्कों से इमदाद मिलने के बारे में लाइक यूएई, सऊदी अरब और कुवैत से एक गैर यकीनी, ठीक है। तीसरा, चीफ जस्टिस काजी फाइसा, और चौथा, फौज के अंदर मौजूद डिवाइडेड हाउस। वो एक ऐसे फैक्टर हैं जो आने वाले दिनों में इलेक्शन को आगे ले जाना कम से कम जनरल आसिम मुनीर के लिए बहुत मुश्किल बना सकते हैं। तो ये एक आसान रास्ता नहीं है, लेकिन ये जो अब दिसंबर टू जनवरी, ये जो 2 माह है, इसमें एक पूरी कोशिश की जाएगी, की जा रही है कि इस इलेक्शन को किसी तरह से आगे ले जाया जाए, और उसके लिए ये इधर उधर से रास्ते निकाले जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये रास्ते डिलीवर करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ये एक मुश्किल टास्क है। इस मुश्किल टास्क को देखते हैं हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अचीव कर पाती है कि नहीं। ये बहुत ही दिलचस्प होगा, लेकिन इलेक्शन सीधी बात है होने 90 दिन में चाहिए थे। अब 90 दिन से आगे, अब तो जस्टिस अतर मिल्ला ने भी अपने नोट में लिख दिया है, एक दिन भी आगे जो गया है वो आइन तोड़ा गया है। तो आइन अब 6 नवंबर से लेके 8 जनवरी तक, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, 3 माह 14 दिन आइन रोज टूट रहा है। क्या पाकिस्तान के आइन की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट, जिसने 3 माह 14 दिन तो आइन तोड़ने की इजाज़त दी है, इससे आगे आइन तोड़ने की इजाज़त देगी? ये आपको आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।